अभिक्रिया की अर्धायु के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया वेग पर ताप की क्या निर्भरता होती है। देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि किसी भी अभिक्रिया के ताप को बढ़ा देने पर अभिक्रिया का जो वेग है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसी भी अभिक्रिया के ताप को अगर 10 डिग्री बढ़ाया जाता है तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। कहने का मतलब है किसी भी अभिक्रिया के ताप को अगर 10 डिग्री बढ़ाते हैं, यानी ताप में अगर 10 डिग्री की वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, दुगना। तो आज हम इसके बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं कि किसी भी अभिक्रिया के ताप को बढ़ाने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए बच्चों, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप वृद्धि से अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि 10 डिग्री की वृद्धि करने पर वेग क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता की व्याख्या आरेनियस ने की थी। देखिए व्याख्या किसने की, आरेनियस ने। वापस देखिए, अभिक्रिया वेग की ताप पर जो निर्भरता है उसकी व्याख्या आरेनियस ने की थी तथा एक समीकरण दी जिसे आरेनियस समीकरण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आरेनियस समीकरण है जो आरेनियस ने दी थी। K बराबर ए ई और ई की पावर में है माइनस ई बेस ए अपॉन आर टी। वापस देखिए, K बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये क्या है, आरेनियस समीकरण है। आगे देखिए, यहाँ पे A क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पे A आरेनियस गुणक, जिसे आवृत्ति गुणांक भी कहते हैं या पूर्व चर घातांकी गुणांक कहते हैं, वो है। देखिए बच्चों, जो ये A है इसकी बात कर रहे हैं कि ये A या तो आरेनियस गुणक कह दो इसको, या कोई आवृत्ति गुणांक कह दो, या पूर्व चर घातांकी गुणांक भी कहा जाता है। अब बात करेंगे E बेस A। देखिए बच्चों, जो E बेस A है ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा है जो जूल मोल इनवर्स में होती है। आगे देखिए, R की बात करेंगे। ये R क्या है, ये R है बच्चों यहाँ पे गैस स्थिरांक और इसका मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर है। आगे देखिए, अगर T की बात करें तो T यहाँ पे क्या है, परम ताप है केल्विन में। तो ये तो बच्चों हमने बात करी आरेनियस के समीकरण के बारे में। अब देखिए बच्चों, आरेनियस ने जो ये समीकरण दी थी वो कुछ धारणाओं पर निर्भर थी। कहने का मतलब है कि कुछ धारणाओं के आधार पर आरेनियस ने ये समीकरण दी, और वो धारणाएं ये थी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सभी अभिकारक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। कहने का मतलब है कि सभी अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलते हैं, केवल वे ही अभिकारक जो कि सक्रियण ऊर्जा रखते हैं या जिनके पास सक्रियण ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा होती है वही उत्पाद में बदलते हैं, और ऐसे अभिकारकों को सक्रिय अणु कहा जाता है या इन्हें हम सक्रिय अभिकारक भी कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों देखिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केवल सक्रिय अणु ही भाग लेते हैं, और ये सक्रिय अणु वो अणु होते हैं जिनके पास सक्रियण ऊर्जा जितनी ऊर्जा या उससे अधिक क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो ये सक्रिय अणु क्या करते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। जबकि जो सामान्य अणु होते हैं वो आपस में संघट करके यानी आपस में टक्कर करके इस सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें सक्रियण ऊर्जा के बारे में समझना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं सक्रियण ऊर्जा को। यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई अभिक्रिया निर्देशांक। क्या ले लेते हैं, अभिक्रिया निर्देशांक। यहाँ हम अभिक्रिया निर्देशांक ले लेते हैं, और यहाँ हम ले लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई अभिकारक है जो किस में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। यह अभिकारक है, कोई अभिकारक है, और वो अभिकारक किस में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। तो देखिए बच्चों, किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए इस ऊर्जा बैरियर को पार करना जरूरी है। यानी ये जो ऊर्जा अवरोध है, इस ऊर्जा अवरोध को पार करना जरूरी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये ऊर्जा का अंतर होता है, इस ऊर्जा के अंतर को E बेस A के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और E बेस A का मतलब क्या है, सक्रियण ऊर्जा। वापस समझिए बच्चों, ये कहा जाता है कि अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए इतनी ऊर्जा होनी जरूरी है, यानी उनको सक्रियण ऊर्जा जितनी ऊर्जा प्राप्त करनी जरूरी है। और जो अभिकारक इस ऊर्जा लेवल को प्राप्त कर लेते हैं वे उत्पाद में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं।
यानी कहने का मतलब है कि वे अणु या वे अभिकारक जिनके पास सक्रियण ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा होती है वो सक्रिय अणु कहलाते हैं, और वो सक्रिय अणु क्या करते हैं, आसानी से उत्पाद में बदल जाते हैं, यानी वो इस ऊर्जा अवरोध को आसानी से पार कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये हमने बात की सक्रियण ऊर्जा की कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। आगे देखिए, आर्रेनियस के अनुसार अभिक्रिया तब होती है जब अभिकारकों के अणु आपस में संघट करके अस्थायी मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आर्रेनियस ने यह कहा कि अभिक्रिया तब होती है जब अभिकारक के अणु आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं और एक अस्थायी मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, यह मध्यवर्ती सक्रिय संकुल भी कहलाता है और इसके विरचन के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है। यहाँ पे किसका निर्माण होता है, यहाँ पे एक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है जिसे हम सक्रिय संकुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रिय संकुल। यानी कोई भी अभिक्रिया कैसे होगी, पहले अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे, आपस में टकराने के बाद अगर उनको सक्रियण ऊर्जा जितनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है जिसे सक्रिय संकुल कहते हैं, और ये संकुल फिर उत्पाद में बदल जाता है। आई बात समझ में? आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। मैंने अभी आपको बताया है कि सभी अभिकारक भाग नहीं लेते हैं अभिक्रिया में, केवल सक्रिय अणु ही भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं। सामान्य अणु परस्पर संघटों से सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। देखिए, जो सामान्य अणु होते हैं वो आपस में संघट करके इस सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, अब देखिए सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, ध्यान से समझिए बच्चों। वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अरे भाई, मैंने अभी आपको समझाया ना, ये ऊर्जा लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये ऊर्जा है जिसे E बेस A से दिखाया है, ये होती है सक्रियण ऊर्जा। ये क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा। तो देखिए क्या पढ़ी हमने इसकी परिभाषा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। वापस ध्यान दीजिए बच्चों, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। ताप बढ़ने पर सक्रिय अणु की सांद्रता में अत्यधिक वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप वेग में भी क्या होती है, वृद्धि। देखिए बच्चों, ताप बढ़ाएंगे तो सक्रिय अणु की सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है, और सक्रिय अणु की सांद्रता में वृद्धि होगी तो उसके परिणाम स्वरूप वेग में भी क्या होगी, वृद्धि। आई बात समझ में? आगे देखिए, सक्रिय संकर एक उच्च ऊर्जा युक्त स्पीशीज है जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। मैंने अभी आपको समझाया है कि जो सक्रिय संकर बनता है ये एक मध्यवर्ती अवस्था है और उच्च ऊर्जा वाली अवस्था होती है जो कि उत्पाद में बदल जाती है। तो देखिए, ये मैंने आपको ग्राफ बना के समझाया था। इधर हम लोगों ने ले लिया अभिक्रिया निर्देशांक और इधर हम लोगों ने ले ली स्थितिज ऊर्जा। देखिए, अभिकारक को उत्पाद में बदलना है तो इस एनर्जी लेवल को यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एनर्जी लेवल है, यानी इतनी एनर्जी वाली ऊर्जा उसके पास होनी चाहिए, या कहने का मतलब है इस ऊर्जा अवरोध को तो उसे पार करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले अभिकारक बदलेगा सक्रिय संकुल में, ठीक है, जो मध्यवर्ती अवस्था है और अस्थायी होती है। ये सक्रिय संकुल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, उत्पाद में, ठीक है। आई बात यहाँ तक की समझ में? आगे देखिए, इसे हम निम्न सरल अभिक्रिया से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना। H2 प्लस I2 से बन रहा है 2HI, ठीक है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन तथा आयोडीन के अणु आपस में टक्कर करके एक अस्थायी मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं और यह मध्यवर्ती टूटकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। देखिए, वापस हाइड्रोजन और आयोडीन के अणु आपस में क्या करेंगे, कॉलिजन, टक्कर करेंगे। टक्कर से अस्थायी मध्यवर्ती बनेगा और यह अस्थायी मध्यवर्ती हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। एक बार समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। देखिए क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन और ये आयोडीन,
ठीक है। H2 भैया H2 के अणु है और ये आयोडीन का अणु है। मैं इस तरीके से इनको खोल के लिख सकती हूँ। ये आपस में टक्कर करेंगे और आपस में टक्कर करके क्या बनाएंगे, मध्यवर्ती संकुल बनाएंगे। देखिए मध्यवर्ती संकुल कैसे बनता है। ये मध्यवर्ती संकुल बन गया। क्या बन गया, ये मध्यवर्ती संकुल, जिसे सक्रिय संकुल भी कहते हैं। इसे और क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम सक्रिय संकुल भी कहते हैं। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे इस मध्यवर्ती में, इस सक्रिय संकुल में क्या हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन और दोनों आयोडीन के बीच के बॉन्ड तो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और इस हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड और इस हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। क्लियर है, यानी ये और ये बंध तो धीरे धीरे टूटने की कोशिश कर रहे हैं और ये दोनों बंध बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है, ये बन गया हमारा कोई मध्यवर्ती संकुल। अब ये मध्यवर्ती संकुल किस में बदल जाएगा, उत्पाद में। देखिए क्या उत्पाद बनेगा हमारा, एक तो बन गया HI और ये एक और क्या बन गया, HI। तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। आई बात समझ में, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। तो आप लोगों ने क्या देखा कि अभिकारक यानी H2 और I2 अभिक्रिया करके उत्पाद में बदल रहे हैं और इस प्रक्रिया के दौरान बीच में एक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण हो रहा है, जो कि एक अस्थायी अवस्था होती है और ये मध्यवर्ती संकुल टूटकर उत्पाद में बदल जाता है। क्लियर है, आगे देखिए। मध्यवर्ती को सक्रिय संकुल भी कहते हैं। मैं आपको अभी अभी बता चुकी हूं कि इस मध्यवर्ती संकुल को सक्रिय संकुल भी कहते हैं और इसके बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। देखिए बच्चों, इसको बनने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। अरे भाई, मैंने अभी आपको इस ग्राफ से समझाया था ना, इस तरीके से एक ग्राफ बना के मैंने आपको समझाया था। इधर तो हम लोगों ने ले लिए थे अभिक्रिया निर्देशांक, इधर हम लोगों ने ले ली थी स्थितिज ऊर्जा, ये अभिकारक, ये उत्पाद और ये जो अवस्था है मध्यवर्ती अवस्था, यहाँ पे निर्माण होगा इस मध्यवर्ती संकुल का। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि यहाँ पे मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होगा और इसको बनने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक है EA, वो है सक्रियण ऊर्जा। क्लियर है, आगे देखिए। स्थितिज ऊर्जा एवं अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य ग्राफ खींचने पर निम्न तरीके का प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया के लिए हम लोगों ने क्या खींचा, ग्राफ खींचा। किस किस के बीच में, वही अभिक्रिया निर्देशांक और स्थितिज ऊर्जा के बीच में खींचा ग्राफ। लीजिए भाई, ये ग्राफ आया ग्राफ। यहाँ पे H2 प्लस I2 यानी अभिकारक है, ये बदल रहे हैं 2HI में यानी हाइड्रोजन आयोडाइड में बदल रहे हैं और यहाँ बन रहा है सक्रिय संकुल। देखिए बच्चों, और इसके लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, यानी कौन सा सक्रिय संकुल बनेगा, मैं यहाँ बना रही हूँ जो भी हमने बनाया था। ये देखिए, ये सक्रिय संकुल बनेगा यहाँ पे। क्लियर है, आई बात समझ में। अरे भाई, ये जो मध्यवर्ती संकुल है ना, सक्रिय संकुल, ये यहाँ पे बनेगा, ये सक्रिय संकुल बनेगा। चले आगे देखिए। जब सक्रिय संकुल अपघटित होकर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, अतः अंतिम अभिक्रिया एंथैल्पी अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति पे क्या करती है, निर्भर करती है। तो देखिए बच्चों, जब सक्रिय संकुल अपघटित होकर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है, अतः अंतिम अभिक्रिया एंथैल्पी अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। आगे देखिए, किसी अभिक्रिया में अभिकारक स्पीशीज के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है। किसी एक अणु के व्यवहार के बारे में सही अनुमान लगाना क्या होता है, कठिन होता है। देखिए बच्चों, अगर हम किसी भी अभिक्रिया की बात करें तो उसमें अभिकारक स्पीशीज के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है और किसी एक अणु के व्यवहार के बारे में सही अनुमान लगाना भी क्या होता है, कठिन होता है। आगे देखिए, अतः मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमान ने अधिक संख्या में उपस्थित अणुओं के व्यवहार को समझाने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया। ठीक है, आगे देखो, इसके अनुसार गतिज ऊर्जा के वितरण का वर्णन E गतिज ऊर्जा युक्त अणुओं की संख्या का अंश
वापस देखिए, ई गतिज ऊर्जा युक्त अणुओं की संख्या का अंश जिसे n बेस e अपॉन n बेस t के द्वारा दिखा सकते हैं तथा गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचकर किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, इसका अगर हमें वर्णन करना है, यानी अभिकारक के जो अणु है उनकी गतिज ऊर्जा के वितरण का अगर हमें वर्णन करना है, तो जो ई यानी गतिज ऊर्जा युक्त अणुओं की संख्या का अंश तथा गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींच के किया जा सकता है। यहाँ पे ये एन ई क्या है, देखिए एन ई क्या है, ई ऊर्जा युक्त अणुओं की संख्या है, एन टी क्या है, ई अणुओं की कुल संख्या है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये तो ई ऊर्जा युक्त अणुओं की संख्या है और ये जो ई ऊर्जा युक्त अणु है उनकी कुल संख्या है। क्लियर है? अब देखिए आगे, देखिए ये ग्राफ देखिए, आप ध्यान से देखिए, जब गतिज ऊर्जा और अणुओं के अंश के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है, भाई गतिज ऊर्जा और अणुओं के अंश को हमने किससे दिखाया था, एन ई अपॉन एन टी से। भाई इसको ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, एन बेस ई अपॉन एन बेस टी। ठीक है, तो इनके बीच में जब ग्राफ खींचा हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अब देखिए ये जो एरिया है ये आपको क्या बता रहा है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा वाला एरिया है ये, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बता रहा है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। अरे भाई ये इसका शीर्ष है ना, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए तो ग्राफ का ये शीर्ष है, तो ये ग्राफ का शीर्ष आपको प्रदर्शित कर रहा है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को। क्लियर है? यानी इस तरीके से हमें ये ग्राफ प्राप्त होगा। प्राप्त वक्र मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। क्या बोलते हैं इसे? मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। आगे देखो, इसका शीर्ष अधिकतम संभावित गतिज ऊर्जा अर्थात अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा के संगत होता है। भाई अभी हमने देखा ना, ये इसका जो शीर्ष है, ये जो शिखर है, ये क्या दिखा रहा है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है? आगे देखो, इस गतिज ऊर्जा से कम अथवा अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कम होती जाती है जब ताप बढ़ाया जाता है। देखिए इस पॉइंट को ध्यान से देखना, जब ताप बढ़ाया जाता है तो ग्राफ का शीर्ष अधिक ऊर्जा मान की ओर विस्थापित होता है तथा वक्र का फैलाव दाहिनी ओर बढ़ जाता है, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं का उत्पाद बढ़ जाता है। वापस देखिए, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त वाले जो अणु हैं उनका क्या हो जाता है, उत्पाद बढ़ जाता है। आगे देखो, देखिए बच्चों ये ग्राफ देखिए, अगर ताप को बढ़ा दिया जाता है तो देखिए बच्चों क्या होगा। सबसे पहले आप इस ऊपर वाले ग्राफ को देखिए, मैं इसे येलो कर रही हूँ, इस ऊपर वाले ग्राफ को देखिए। ये जो ग्राफ है जिसे मैं येलो करके आपको समझा रही हूँ, ये जो ग्राफ है ये तो जब प्राप्त होगा जब क्या है, तापमान T है। ठीक है, जब हमारी अभिक्रिया का ताप T है हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। अब लेकिन अगर हम लोगों ने बढ़ा दिया ताप को, हमने क्या बढ़ा दिया, ताप को बढ़ा दिया, तो हमें यही ग्राफ प्राप्त होगा इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। तो आपने क्या देखा कि ग्राफ दाहिनी ओर बढ़ गया ना। अरे भाई हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो ग्राफ है, जो ग्राफ का शीर्ष है वो अधिक ऊर्जा की ओर विस्थापित हो जाता है, यानी वक्र का फैलाव कहाँ हो जाता है, दाहिनी ओर बढ़ जाता है। तो आप देखिए वक्र का फैलाव इधर दाहिनी ओर बढ़ गया। देखिए यहाँ पे भी हमने वही एक्स एक्सिस पे गतिज ऊर्जा ली है और यहाँ पे अणुओं का अंश लिया है। क्लियर है? अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ तो प्राप्त हुआ ऊपर वाला जब टाइम, ये ग्राफ तो जब प्राप्त हुआ जब हमारा तापमान T था, और ये नीचे वाला ग्राफ जब प्राप्त हुआ जब टाइम T+10 था, यानी ताप में 10 डिग्री की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपको बता रहा है ये सक्रियण ऊर्जा को बता रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो आपको पिंक शेडेड पार्ट दिख रहा है, देखिए बच्चों जो ये गुलाबी रंग का शेडेड आपको भाग दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है, यह क्षेत्र T ताप पर अभिक्रिया करने वाले अणुओं को दर्शा रहा है। यानी जब नॉर्मल टेम्परेचर है, T ताप है, तब अभिक्रिया करने वाले अणुओं को दर्शा रहा है। और हम इसकी बात करें जिसे मैं अभी शेडेड कर रही हूँ, देखिए इस भाग की बात करें जिसे मैं शेडेड कर रही हूँ, ये जो भाग है ये भाग प्रदर्शित कर रहा है T+10 ताप
पर अभिक्रिया करने वाले अतिरिक्त अणुओं को दर्शाता है। यानी ये क्या कर रहा है, ये जो शेडेड भाग है ये T+10 यानी जब ताप में हमने वृद्धि करी 10 डिग्री की वृद्धि करी तो उस समय अभिक्रिया करने वाले अतिरिक्त अणुओं को दर्शा रहा है। मतलब ये अणु तो है ही, इतने अणु तो है ही इसमें, इसके अलावा ये अतिरिक्त अणु भी, देखिए बच्चों ये अणु तो है ही, इसके अलावा ये अतिरिक्त अणु भी क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और ये वही अणु होंगे जिनके पास सक्रियण ऊर्जा से ज़्यादा क्या होगी, ऊर्जा। भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए सक्रियण ऊर्जा होनी क्या है, जरूरी है। यानी या तो सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा या उससे ज़्यादा ऊर्जा उनके पास होनी क्या है, जरूरी है। तो ये पिंक शेडेड भाग तो वो दिखा रहा है जब केवल ताप T था, जबकि ये पिंक शेडेड पार्ट और साथ में जो मैंने ये शेडेड करके दिखाया है ये पूरा पार्ट प्रदर्शित कर रहा है जब टेम्परेचर T+10 है तब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के अंश को। जबकि ये जो केवल शेडेड है, केवल ये येलो शेडेड है, ये उन एक्स्ट्रा अणुओं को दिखा रहा है। कहने का मतलब है अतिरिक्त अणुओं को दर्शा रहा है जो कि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए हमें फिर इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा जब हम ताप में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। आगे देखिए, इस वक्र में कुल क्षेत्रफल समान रहता है क्योंकि कुल संभाव्यता का मान हर समय 1 रहना चाहिए। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा युक्त टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। आई बात समझ में? आगे देखो, ग्राफ से स्पष्ट है कि वक्र में T+10 तापमान पर सक्रियण ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्रफल लगभग 2 गुना हो जाता है। अतः अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। आया समझ में? भाई अभी हमने ग्राफ में देखा है कि T+10 तापमान पे क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा या उससे जो अधिक ऊर्जा वाले अणु है उनका अंश बढ़ जाता है या उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अभी हमने ग्राफ में देखा, इसका मतलब है अभिक्रिया का वेग भी दुगना हो जाता है। आगे देखो, अब हम बात करेंगे सक्रियण ऊर्जा की गणना की। देखिए बच्चों, सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है। देखिए आरएनएस समीकरण से K बराबर AE और E की पावर -EA/RT। क्लियर है? ये आरएनएस समीकरण हो गई हमारी, इससे हम सक्रियण ऊर्जा की गणना करेंगे। तो हम दोनों ओर प्राकृतिक लघु गुणक लेंगे, यानी दोनों ओर प्राकृतिक लघु गुणक लेने पर क्या होगा, ln K बराबर -EA/RT प्लस ln A। ठीक है, ये हो जाएगा जब हम लघु गुणक लेंगे। अब इस ln K और 1/T के मध्य हम ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए बच्चों, ln K एवं 1/T के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। देखिए नजर डालिए, जब हम लोग यहाँ पर 1/T एक्स एक्सिस पे तो 1/T ले लिया और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने ले लिया ln K। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से सीधी रेखा प्राप्त होगी जिसका ढाल होगा -EA/R और अंत्य खंड होगा ln A। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, इसका ढाल क्या है, -EA/R और अंत्य खंड है ln A। आगे देखिए, इस प्रकार E बेस A तथा A की गणना कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, यदि ताप T1 हो तो देखिए बच्चों, यदि ताप T1 हो तो देखिए हमारी समीकरण में क्या हो जाएगा, ताप T1 हो जाएगा और T1 पे ये जो K है वेग स्थिरांक है वो K1 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगी हमारी समीकरण, ln K1 बराबर -EA/R T1 प्लस ln A। ठीक है, ये तो बात कर रहे हैं जब ताप क्या है, T1 है। आगे देखिए, यदि ताप T2 हो तो क्या होगा, तो ताप अगर T2 हो तो ये हो जाएगा ln K2 बराबर -EA/R T2 प्लस ln A। ये हो जाएगा, यानी जब ताप T1 है, देखिए बच्चों जब ताप T1 है तो वेग स्थिरांक हो जाएगा K1 और जब ताप T2 है तो वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, K2। तो ये समीकरण हो जाएगी T1 पर ln K1 बराबर -EA/R T1 प्लस ln A। और अगर हम ताप T2 पर बात करें तो ये हो जाएगा ln K2 बराबर -EA/R T2 प्लस ln A। क्लियर है? इसे समीकरण 2 नाम दे दिया, इसे समीकरण 3 नाम दे दिया।
आगे देखो, ए बराबर क्या है, किसी दी गई अभिक्रिया के लिए स्थिरांक है। अब चलते हैं आगे, देखिए K1 तथा K2 क्या है, क्रमशः ताप T1 एवं T2 पर वेग स्थिरांक है। मैं आपको बता चुकी हूँ भाई, T1 पे वेग स्थिरांक K1 होगा, T2 पे K2 होगा। आगे देखो, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ध्यान दीजिए बच्चों, इस समीकरण 3 में से 2 को हम घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, ln K2 माइनस ln K1 बराबर EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2 हो गया। अब देखिए इसमें EA अपॉन R और इसमें भी EA अपॉन R है, तो EA अपॉन R को कॉमन ले लेंगे तो देखिए ln K2 अपॉन K1, भाई इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ln K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन R को कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट में आ गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये ब्रैकेट बंद। क्लियर है, यानी इस समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे लॉग के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R, ये हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, अब देखिए log K2 अपॉन K1, तो यहाँ पे देखिए हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R, ये ब्रैकेट में हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण निकल के आ गई। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण से हम EA का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने जो अभिक्रिया वेग है उसकी ताप पे निर्भरता पढ़ा, इसके साथ ही साथ हमने आर्यनियत समीकरण के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने आर्यनियत समीकरण की सहायता से सक्रियण ऊर्जा की गणना करी। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हम लोग उत्प्रेरक के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।